Good morning to all of you in this business study class. Yesterday we were discussing chapter number 2, that is form of business organizations. ये हम कर रहे थे और इन बिटवीन जो है ओवर हीटिंग होने के कारण से फ़ोन ओवर हीट हो गया था और आपकी क्लास जो है वो बीच में ब्रेकअप हो गई थी। तो कल हम जो इस समय कर रहे थे वो उस समय कर रहे थे कि आपके डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि कल जो है क्लास बीच में जो टूट गई थी और आज मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, तो आपकी डीमेरिट या डिसएडवांटेज है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं। तो डीमेरिट डीमेरिट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डीमेरिट्स कौन कौन सी हैं। तो पहले जो डीमेरिट है सबसे पहले वो आपकी है लिमिटेड कैपिटल। ठीक है जी, तो पहले आपकी बनी लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल इन कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन which is formed by the persons who are who has a minimum amount। कोई उन लोगों के द्वारा बनाई जाती है जो कि गरीब लोग हैं या कहें कि जो आपस में जिनके पास पैसा कम आपस में एक दूसरे में मदद करना चाहते हैं, तो उस कारण से जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। तो नेचुरली जो मेंबर्स होंगे उन लोगों से एक लिमिटेड मेंबरशिप फीस हम लेते हैं। वो आपकी मेंबरशिप फीस जो है 100 रुपीज़ हो सकती है, आपके 1000 रुपीज़ हो सकती है। तो यानी आपके जितने मेंबर हैं उतनी फ़ीस मिलेगी। और क्योंकि वन मेंबर वन वोट होता है तो उस कारण से ज़्यादा लोग ज़्यादा मेंबरशिप नहीं ले सकते, एक बंदा एक ही मेंबरशिप ले सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका वन पर्सन वन वोट है जो है इस बात को डिस्करेज करता है कि ज़्यादा कैपिटल नहीं इकट्ठी हो सकती। आपकी कंपनी है, कंपनी में आपके एक मेंबर कितने भी एक पर्सन जो कितने शेयर खरीद सकता है उतने वोट उसको जाते हैं। तो वहाँ पर जो इस चीज़ को इनक्रेज करता है पर ये डिक्रेज करता है। तो इस कारण से आपके पैसे कम से कम आएंगे यानी कैपिटल कम से कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, यहाँ पर आपके मैनेजमेंट है दैट इज आल्सो अनएफिशिएंट बिकॉज द टोटल बिजनेस और टोटल कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज्ड बाय इट्स मेंबर ओनली and they perform all the activities, and these members are not the professional experts, these are unexperienced persons, and therefore we can say that there will be an inefficient management because the professionals cannot be hired by this organization। क्योंकि खुद की मदद खुद के लिए करते हैं तो इन लोगों को ना प्रोफेशनल की ज़रूरत है ना कुछ और है। तो इसलिए मैनेजमेंट इनका ज़्यादा बढ़िया नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कुछ लोग ही हैं जो कि उसको मैनेज करते हैं, वो हर प्रकार से एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी, लैक ऑफ सीक्रेसी, इसमें जो है सीक्रेसी स्पेलिंग देख लो, SECRECY, लैक ऑफ सीक्रेसी। इसमें सीक्रेसी का लैक होता है बिकॉज ऑल दी members take part in the meeting of the cooperative society and all the matters are discussed with all the members. It means all the things are in the knowledge of the members. Therefore, we can say there is no secrecy of the business. Next is excessive government control. Excessive government control, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कंट्रोल काफ़ी एक्सेसिव होता है बिकॉज गवर्नमेंट गिव द वेरियस टाइप ऑफ द कंसेशंस एंड बेनिफिट टू दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट रिक्वायर्स सम रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट शुड बी फॉलोड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्योंकि जब गवर्नमेंट उनको इनकी मदद देती है तो गवर्नमेंट का पैसा आम पब्लिक का पैसा है, और जब आम पब्लिक का पैसा तो उसका यूज़ गलत ना हो
इसके लिए गवर्नमेंट के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मानने पड़ते हैं, उनके अकाउंट ऑडिट होते हैं। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट का कंट्रोल भी जो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहता है आपके पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर की अपेक्षा करें। ठीक है जी। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लास्ट है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन होता है विचारधारा, कि आपका द पर्सन्स हु आर द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, they may have dispute because these members come from the different section of the society, and there may be different opinion also. It means there could be a tussling or there could be dispute due to the difference of opinion. तो ओपिनियन यानी विचारधारा अलग होने के कारण से एक आदमी चीज़ को मानता दूसरा ना भी माने, तो इस कारण से जो है आपकी ये दिक्कत आ सकती है। तो मैंने जो है कल ये चीज़ें डिस्कस की थी, आज मैंने इसको दोबारा से डिस्कस किया है, क्योंकि कल हमारा जो है फ़ोन हीटअप हो गया था और जो है वो ज़्यादा नहीं चल पाया था। गर्मी के दिनों में ये फ़ोन में प्रॉब्लम्स आती है, मेरे फ़ोन में आती हैं, पता नहीं सभी में आती हैं। तो ये आपके जो हैं आपका नवनीत अब ज्वाइन किया क्या आपने? नवनीत काफ़ी देर कर दी, 15 मिनट हो चुके क्लास पर चले हुए। आप सीनियर पर्सन, अच्छा सीनियर पर्सन होते हुए ऐसा करते हो क्या? हाँ जी। चलो ये जो है आपका जो डीमेरिट थी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, पहले लिमिटेड कैपिटल, कि देयर इज ए लिमिटेड कैपिटल बिकॉज देयर इज ए वन पर्सन वन वोट, और ड्यू टू दिस रीजन द कैपिटल इज वेरी लिमिटेड। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। द पर्सन्स हु आर द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दे themselves make the management, they are the part of the management and they cannot be efficient one, क्योंकि वो प्रोफेशनल तो नहीं है, वो एफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी, आपकी गोपनीयता की कमी रहती है। मीन्स द मीटिंग हेल्ड बिटवीन अमंग द ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी and all the things are discussed in the meeting and there is no secrecy. Next is excessive government control. The government give many type of the incentives, many type of the rebates to the cooperative societies, and therefore it requires some rules and regulations to be followed, and the accounts are also audited of cooperative society. Therefore there is a government control. Next is difference of opinion. The members are there are many members and they may come from a different society, different groups, and they may have the different ideologies, and due to ideologies there may be the difference in opinion also, क्योंकि एक आदमी किसी बात को मानता दूसरे किसी को ना भी माने, तो इस प्रकार से ये इसकी कमी है और ये इस प्रकार से जल्दी जो है वो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी फेल हो जाती है। ठीक है। आपका नेक्स्ट है टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। आपके कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे मैंने कल हिंट भी दिया था एक, कि फार्मर्स का भी होता है, आर्टिशन का भी होता है, आपका क्रेडिटर्स का भी होता है। ठीक है। तो आपकी कौन कौन सी हैं हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आपके पास में कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहली आपकी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहले तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसको हमने अभी डिस्कस ही किया। यूँ मान लो कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो होती है द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर हु जॉइन टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडिल मैन। जो मिडिल मैन को ख़त्म करने के लिए कुछ लोग जो इकट्ठे होकर के सोसाइटी बनाते हैं, वो आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर and sell them to the members on reasonable rates or reasonable prices. The profit of store is distributed among the members. कि आपका जो है ये डायरेक्टली कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि दे परचेज द गुड्स इन बल्क क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और द होलसेलर और द C&F and they sell it to its members, and if any reduction is there that is also distributed among the members. कि मान लो कि आपके पूरे साल में जो है 100 मेंबर्स थे, 100 मेंबर ने 10 लाख रुपए का माल खरीदा पीछे से, और वो जो है 10% इंक्रीज करके आपने 11 लाख का बेच दिया। मान लो उसमें 40,000 आपका एक्सपेंस हो गया, 60,000 बचा,
तो 60,000 जो प्रॉफिट बचा वो भी मेंबर्स में वापस से बांट देंगे जितने उन्होंने परचेज की उसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसके अंदर जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? पहला, इंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, पहला इंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल होता है ज़रूरी। तो पहला तो जो है, जो ज़रूरी वस्तुएं हैं उनकी जो है सप्लाई को इंश्योर करना इनका काम होता है अपने मेंबर्स को, कि जो उनके मेंबर्स को ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनको चाहिए उनकी सप्लाई जो निश्चित करता है कि वो खरीदे और टाइम पे उनको दे। दूसरा है टू सप्लाई द गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। सेकंड इज टू सप्लाई गुड्स ऑन रीजनेबल रेट्स। कि आपका जो है इसका मेन पर्पज ये था टू एलिमिनेट द मिडल मैन एंड टू सेव द प्रॉफिट मार्जिन। तो आपका जो है इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन रीजनेबल रेट्स होना आपका पॉसिबल होता है। नेक्स्ट इज टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी, यानी हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। आपकी जो हाई क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज हैं वो इसमें दी जाती हैं, क्योंकि आपके हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज ही उसी के लिए तो बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो दैट इज मेड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द मिडल मैन एंड टू गेट द चीप एंड क्वालिटी गुड्स फॉर द कंज्यूमर्स। तो उसके लिए होती है पहली प्रकार की ये आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आप इसको एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? मान लो कि आपकी गली के अंदर जो है वो 70 या 80 घर हैं और सभी के सभी देखते हैं कि किराने की दुकान वाले जो हैं वो नकली माल बेचते हैं और ऊंचे रेट में बेचता है। तो आपके 70-80 घरों के सभी लोगों ने मिलकर के एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। उसमें आपके घर से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो जो है वो होल सेल से लेके आते हैं और फिर शाम को 2 घंटे दुकान खुलेगी। जो भी मेंबर को ज़रूरत है तो वो जो मेंबर जो है उन चीज़ों को ले जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने सस्ते रेट पे बढ़िया माल खरीदा और आपने अपने मेंबर्स को जो सस्ते रेट पे वो बढ़िया माल वापस बेच दिया। तो इसके बीच में अगर प्रॉफिट हुआ तो वो आपने साल के आखिर में ये प्रॉफिट वापस अपने मेंबर्स को बांट दिया। तो ये आपके कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है। दूसरा, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकंड इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो मैन्युफैक्चरर हम उनकी बात करें, आपका प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा आपका नाम ही बता रहा है कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती हैं। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं वो होती है कि जो छोटे छोटे मात्रा के अंदर जो माल बनाते हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटे छोटे मात्रा के अंदर माल बनाते हैं और उनका जब फिर माल आगे बेचने में बड़ी दिक्कत होती है या उनका कच्चा माल लेने में बड़ी दिक्कत होती है तो उनके लिए बनाई जाती है। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स who individually find difficult to produce, to procure or input and get the machinery and latest technology। तो ये जो है आपके वो होती है कि जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको कच्चा माल मिलना या जिनको जो है हम यूँ कहें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलना मुश्किल हो जाता है, वो लोग जो इस प्रकार की सोसाइटी को बनाते हैं। तो ये आपकी कहलाती है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसके अंदर जो है आपकी 2 प्रकार की हो सकती हैं। पहला, वन विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, इनपुट, मशीनरी एक्सेट्रा सो दैट प्रोड्यूसर कैन कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन। और दूसरा, हु सेल्स द गुड्स। तो पहला जो है वो आपकी 2 प्रकार की हो गई। एक तो हु प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल एंड मशीनरी। 2 पार्ट हो गए, जो रॉ मटेरियल और मशीनरी
प्रोवाइड करते हैं। दूसरा हु सेल्स द गुड्स, जिन्होंने माल बना तो दिया, उसको बेचे कौन, तो उसके लिए भी आपके जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर दूसरा पार्ट हो जाता है कि जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उनको बेचता है। यानी एक तो जो इनपुट के लिए आपका जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होता है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए उनको रॉ मटेरियल देना, मशीनरी देना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देनी होती है, और जो उनका बनाया हुआ माल बाजार में बेच सके। तो इस बेस पे दो हो गए, एक तो जो रॉ मटेरियल और मशीनरी प्रोवाइड कराते हैं, और एक हो गया जो कि गुड्स को रीजनेबल रेट के ऊपर बेचते हैं। ठीक है। और कहते हैं द प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पर्सन ऑफ द गुड्स सप्लाइड बाय द ईच मेंबर्स टू द सोसाइटी। और इसमें जो प्रॉफिट होता है, तो जिस बंदे ने जितना माल आपके से भेजा उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट दे दिया जाएगा। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के कौन से हैं? पहला, एंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। पहला आपका ऑब्जेक्टिव है इंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट्स एंड मशीनरी, उनकी जो है इजी सप्लाई जो है इन लोगों को मिलती रहती है। एक पहला ये उद्देश्य है। दूसरा, प्रोवाइड लेटेस्ट मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट मशीनरी और जो टेक्नोलॉजी है वो भी जो इसमें प्रोवाइड की जाती है, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव रहता है। और थर्ड आपके उसमें इंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय द मेंबर्स। स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन, स्मूथ होता है बिना रुकावट के, स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जो गुड्स उन्होंने बनाई हैं उनको आगे जो स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन करे, यानी गुड्स स्मूथली बेच सके। और नेक्स्ट है हेल्पिंग द प्रोड्यूसर टू कंसंट्रेट ऑन देयर अटेंशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। हेल्प इन प्रोडक्शन सीधा कह दें, हेल्प्स इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए हेल्प करना, ये भी इनका काम है कि जब प्रोडक्शन है, जो आपका प्रोड्यूसर जो है वो इजीली जब प्रोड्यूस कर सके गुड्स को, वो अपने उस प्रोडक्शन के ऊपर जो ज़्यादा ध्यान दे सके, तो ये भी इसका बेनिफिट या ऑब्जेक्टिव इनका होता है। ठीक है जी। तो मैंने अब आपको जो है दो प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ एक्सप्लेन की हैं। पहला, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज दैट सोसाइटी विच इज मेड फॉर द कंज्यूमर्स बाय कंज्यूमर देमसेल्व्स। तो वो जो अपने लिए बनाते हैं, and they purchase the goods in they purchase in bulk quantity or in wholesale quantity, and it will be cheap, naturally cheap, and it will sell to its members। ठीक है। तो नेचुरली जो है उससे फ़ायदा होगा, और जो उनको प्रॉफिट जो बचता है वो उन मेंबर्स के अंदर वापस से बांट दिया जाता है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव थे, पहला ऑब्जेक्टिव था एंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स की स्टडी सप्लाई करना, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। सेकंड आप कह रहे थे सप्लाई ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस पे देना था। और थर्ड था सप्लाई ऑफ गुड्स और हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का गुड्स है वो उनको सप्लाई करना। और नेक्स्ट सेकंड आपके था प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती हैं विच आर मेनली फॉर द प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर्स मीन्स द स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु आर in small volume and having no much production, and which have the scarcity of the machinery, raw material and the facility of selling the goods। उन लोगों के लिए होते हैं। तो दो प्रकार की हो गई, एक इनका काम जो है जो रॉ मटेरियल और आपकी मशीनरी को सप्लाई करता है, दूसरा जो इनका माल बेचता है। ठीक है। तो इनके ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? इंश्योर स्टडी सप्लाई इंश्योर करना कि रॉ मटेरियल उनको मिलता रहे, किसी को दिक्कत ना आए। दूसरा, लेटेस्ट मशीनरी और टेक्नोलॉजी उनको मिल जाए ताकि प्रोड्यूसर अपना माल प्रोड्यूस करता रहे।
और थर्ड जो है स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, गुड्स का जो है स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन हो, आगे सेल इजीली चलती रहे, और हेल्प इन प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में भी हेल्प होती रहे। तो आज हम 2 ही कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जो है बाकी 4 रहती हैं वो हम मंडे डिस्कस करेंगे, ठीक है। टुमारो सैटरडे है तो छुट्टी रहेगी, तो मंडे हम करेंगे। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू डिस्कस, कोई पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे से कर सकते हैं। इसके बारे में कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप मेरे से पूछिए, ठीक है जी। हाँ जी, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपने पूछना है। और एडमिशन पे थर्ड पॉइंट है स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ होना, स्मूथ होता है एक जैसा, कि आप जो कहना दिए हुआ कि जो गुड्स एंड सेल का जो पार्ट था, जो आपने प्रोड्यूसर ने जो माल है बनाया था, उसकी स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन, स्मूथ सप्लाई आगे रहती रहे, सेल बराबर चलती रहे। ऐसा ना कि प्रोड्यूसर माल बनाता रहे, आगे माल बिक ही ना रहा हो और कल को उसको कभी लॉस ना हो जाए। तो ये आपकी कह रहे हैं स्मूथ होता है, ईजी, यानी एक जैसा सप्लाई होता रहना, ये आपकी कह रहे थे स्मूथ सप्लाई, ठीक है जी। तो ये स्मूथ सप्लाई का यहाँ सेल से है कि सेल जो वो बराबर करते रहे ताकि जितना माल पीछे से बना उतना आगे बिकता रहे, ठीक है जी। हाँ जी, आप जो है थोड़े से एडमिशन्स के बारे में देखिए कि कॉमर्स में एडमिशन जो है, और जो आपके साथी हैं कोई और हैं जो आपके क्लासमेट थे या कोई और पड़ोसी हैं, ठीक है। चलो जी, हम थोड़ी देर बाद में दोबारा फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।